We once again welcome you all to the 7th edition of Ahmedabad International Literature Festival, organized by Icon Education Foundation in association with Gujarat Tourism GMDC and CEE as our venue partner. It is my privilege to invite the esteemed dignitaries at the inauguration ceremony. I request Mr. Umashanker Yadav, Festival Director AILF, to kindly escort our guest of honor, the renowned lyricist from Hindi film industry, Mr. Sameer Anjaan, Padma Shri Kartikeya Sarabhai, Founder Director of CEE, Dr. S.K. Nnada, Retired IAS Officer, and Ms. Kathryn Hummel, an author from Australia. It is indeed a matter of great delight that these distinguished personalities will be gracing the inauguration ceremony of the 7th edition of AILF. Let's have a huge round of applause for the esteemed dignitaries on the dais. मंच पर उपस्थित विद्वानों का, सम्मानित जनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम सभी लोग एक बार करतल ध्वनि से दोनों हाथ मिलाकर के एक बार पुनः इनका स्वागत करते हैं और हम ईश्वर का भी स्वागत करते हैं, ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। तो सबसे पहले हम पुष्प अर्पित करते हैं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व से महक कैसी आ रही है वो बताता है। शिक्षा खाली आपकी डिग्रियां हैं, रसीदें हैं, लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो आपका ऑरा बोलता है, आपकी शिक्षा बोलती है, आपका आचरण बोलता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि फूलों के गुलदस्तों से हमारे पधारे हुए मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। टू वेलकम आवर गेस्ट ऑन दिस डायस, आई रिक्वेस्ट नाउ मिस्टर उमाशंकर यादव जी टू प्रेजेंट अ फ्लोरल वेलकम टू आवर गेस्ट ऑफ ऑनर समीर अंजान साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते जाएं। मैं श्रद्धा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पद्म श्री कार्तिकेय साराभाई साहब का स्वागत करें गुलदस्ता देकर। I request now Hiralal ji to welcome S.K. Nnada Sahib. I request now Shraddha Ramani ji. Umlesh ji? Okay. उमलेश जी, जैसा कि मैंने बोला कि उमाशंकर जी अकेले अकेले हैं, उमलेश जी मिलेंगे। ये इनकी अर्धांगिनी है, सहयोगिनी है, सहयात्री है। उमलेश जी स्वागत करेंगे कैथरीन ह्यूमल जी का। मैम, वी आर प्रिविलेज्ड बाय योर प्रेजेंस ऑन दिस डायस। थैंक यू एवरीवन। नाउ अभी हम दीप प्रज्वलन करेंगे और मैं अपने साथी ममता जी को बुलाना चाहूँगा। A beginning of every good occasion calls for an invocation, and I request our esteemed dignitaries on the dais to kindly come forward to light the lamp and request the audience to rise for the Saraswati Vandana. सरस्वती वंदना, शिक्षा की देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा। उसमें एक पंक्ति हम बोलते हैं, हे हंस वहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे। हे माँ, विमल मतलब बिना किसी गंदगी वाली निर्मल बुद्धि हमें दे। और हम सभी लोग दीप प्रज्वलन करके ज्योति से ये बताएंगे कि अंधकार को मिटाने का केवल एकमात्र तरीका है, वो ज्योति है। मैं बुलाना चाहूँगा साथ में प्रिया जी को और निराली जी को कि वो सरस्वती वंदना गा करके इनका सम्मान करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। खूब खूब आभार सभी का। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपस ज्योति नमस्तुते। ये कार्यक्रम जो 2 दिन का होने वाला है, एक शुभ मंतव्य के साथ, इट हैज़ बीन स्टार्टेड विद अ वेरी पायस इंटेंशन, सो नाउ इट शुड फ्लोरिश इन अ ब्यूटीफुल मैनर। ये हमारे जीवन के जितने भी अंधकार है उन सबको मिटाने के लिए साहित्य जो कार्य करता है
वो कार्य ये ज्योति हमारे साथ करे। मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं जब बाहर से आते हैं, अंदर आ तो जाते हैं लेकिन बाहर रह जाते हैं। हमारा कुछ हिस्सा सुबह नहाने में क्या हुआ था, खाने में क्या हुआ था, तो 1 मिनट के हम प्रेयर्स के साथ, साइलेंस के साथ, संगीत के साथ अपनी पूरी एनर्जीज को यहाँ आएंगे और एक विद वेल विशेज की प्रोग्राम सफल हो और ये साहित्य लोगों तक जन जन तक पहुँचे। एक साइलेंस और संगीत के संगम के साथ हम सब लोग शुरू करेंगे। विल प्रे टू द ऑलमाइटी एंड माँ सरस्वती और सभी देवी सज्जनों का। खूब खूब आभार। एक बार पुनः स्वागत आप सभी का इस हृदयांगन में, जहाँ हृदय बसा करते हैं, जहाँ प्रेम बसा करता है और साहित्य भाव से प्रसारित, जो भाव में रत है वो भारत है और साहित्य उसका सूत्रधार है। महाकवि कालिदास 2000 साल बाद भी पुराने नहीं हुए। साहित्य हमेशा व्यक्ति को नवीन करता है। Thank you, sir. It is my privilege to now introduce and invite Mr. Umashanker Yadav ji. Mr. Umashanker Yadav is the backbone of AILF. He is the founder director of Ahmedabad International Literature Festival since 2016. He is also the managing trustee of Icon Education Foundation. Armed with a string of degrees such as MBA in marketing, UG and PG graduation in journalism and arts, Mr. Yadav is on a mission to serve the society through various platforms of literature, arts, culture and sports. He is also a writer, poet, and an editor of various anthology and books. It is indeed an honor to have amongst us Mr. Umashanker Yadav ji. Sir, I welcome you for your welcome address. Thank you, Dr. Mamta Pillai ji, for a very nice introduction. Very warm welcome to all of you in the 7th edition of Ahmedabad International Literature Festival, and good morning to you all. In fact, first of all, I would like to thank Sameer Anjaan sahab. When I just called him, sir, आपको आना है, उन्होंने बोला हम बिल्कुल आ जाएंगे, और that was such a touching kind of gesture I hardly get from the celebrity guest. So, Anjaan साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया सर, and हमारे पास आने के लिए, हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए। कार्तिकेय साराभाई साहब जो आज he is traveling abroad, but then also he said that he will be here at least for the inauguration. He is venue partner also of the C. He has founded it, and we are having the kind of theme this time, humans, nature and the future. And basically this theme resonates very well with this venue, that is Center for Environment Education. I cannot thank enough Dr. S.K. Nnada sahab. He has been with us from the start for every thing and anything. I just reach out to him and he is there. He is the man. You can always reach out to him. He will come out with some kind of solutions. Nnada sir, thank you so much for everything you have done to the Ahmedabad International Literature Festival. And at last but not the least, we have a very energetic lady from Australia, Kathryn Hummel. When I just requested her, I want your presence during this Ahmedabad International Literature Festival, she was more than happy to come and share her views. So, Ms. Kathryn, we are very happy to have you here. Thank you so much. Now, we have been passing through a certain phase of very painful life in last 2 years. And we are hardly meeting. As we know, we hardly meet during those times. So this is a kind of festival where we want that people should come. They should interact. It's not only sharing the knowledge. It's sharing the emotions. It's meeting the people, talking to the people, and sharing your ideas. That was the purpose. And I would like to tell one more thing, that this kind of cultural infrastructure which we are trying to have is as good as the physical infrastructure. Once you talk about roads, bridges, airports, naval ports, and this type of, we look forward, bridge is going on, is being built on the SG highway. We look forward to it.
व्हेन इट विल बी रेडी हम लोगों को रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। एंड जैसे कि मुंबई से असलम खान साहब आए हुए हैं, सी लिंक ने जैसा काफ़ी कुछ रास्ता आसान किया, वैसे हमारे SG हाईवे ने किया। गांधीनगर जाना है तो हमारा रास्ता कम हो जाता है। उसको देखते हुए ये जो कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्हाट वी पीपल आर डूइंग, दीज पीपल आर डूइंग, कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लिटरेचर फेस्टिवल्स, बुक फेयर्स, डांस फेस्टिवल्स, सॉन्ग फेस्टिवल्स, इनको भी लुक फॉरवर्ड करते हैं। अगर आप लोगों से बात करिए, मेरे से लोग बात कर रहे थे कि हम आपके फेस्टिवल में आना चाहते हैं। पिछले 5-6 महीनों से लोग बात कर रहे हैं कब हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है, और आएंगे और सुनते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे समाज को एक ऐसी स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। आप अगर ठीक है आप ट्रैवल करेंगे, लेकिन अगर आपको अपने दिल की बात करनी है तो कैसे करेंगे? आपको कुछ बोलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, फेस्टिवल करने पड़ेंगे, तब जाके अपने, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, हमें कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। और कार्तिकेय साराभाई जैसे लोगों ने अहमदाबाद में बहुत सारी चीज़ें जो दी हुई हैं, ये कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। एक बार फिर से मैं अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से हमारे जो पैट्रन हैं गुजरात टूरिज्म, जो हमारे जो शुरुआत से 2016 में जो हमने पहला एडिशन किया था तब से हमें सपोर्ट करते रहे हैं, इस बार भी हमारे पैट्रन हैं गुजरात टूरिज्म को अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की टीम की तरफ से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से ये फेस्टिवल हो रहा है। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन GMDC ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा आइकॉन बारकोड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हमारे ग्रुप की कंपनी है, जिसकी वजह से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं, उनकी सारी टीम को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। एक और छोटी सी बात ख़त्म करने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस बार हमें ब्रेन ड्रेन का बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस हुआ है। हमारी टीम जो एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट हुआ करते थे, 2016 से हमारे साथ में काम कर रहे थे, वो बच्चे यंग ग्रेजुएट्स थे, मास्टर्स कर रहे थे, दे ऑल हैव मूव्ड आउट टू आइदर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज। दे वर द इंटेलिजेंट ब्राइट पीपल एंड वी हार्डली हैड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट दिस टाइम मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन आउट, few are away because of the health reason or personal reasons. We have a very bright young team, but it takes some time to get settled, but they are as good as the earlier ones. I wish all of them, my team, those who have been working for more than quite 2-3 months, young team, all the very best, and thank all the team, those who have been working with me for around maybe 5, 6, 7 years. Because of them, we are here. Thank you very much once again. Thank you. खूब खूब आभार आपका उमाशंकर जी। जब वो बात कर रहे थे तो मुझे वाकया याद आ गया APJ अब्दुल कलाम का। उनसे पूछा गया कि पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, DRDO तो कब से काम कर रहा है, लेकिन आप इतना सक्सेस मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कैसे बन पाए, ये विंग्स ऑफ फायर आए कहाँ से? तो उन्होंने एक बात कही कि जब भी मेरी टीम कुछ नया काम करती थी तो मैं उन्हें बोलता था कि अगर तमगा मिला, जीत मिली तो तुम्हारी और हार मिली तो मेरी। तो जब इन्होंने जिस तरह से वॉलंटियर्स को जिस तरह से साथ लेकर चलते हैं, आई वुड क्लैप हार्ड फॉर यू उमाशंकर जी। जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करेंगे। और एक बहुत प्यारा वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, वो है कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम पूरी ज़िंदगी भर अपने चमड़े को ही संवारने में रह जाते हैं, पर हमारे भीतर जो जीवन है, जिंदा रहना और जीना, दोनों में बहुत फ़र्क है। और संस्कृति, संस्कार, संगीत, कला, साहित्य, ये हमारे जीने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उमाशंकर जी जैसे और हमारे बीच में जो जितने भी विद्वान साथी बैठे हैं, आप सभी के भीतर कहीं ना कहीं वो संस्कार है साहित्य के, वरना सुबह सुबह ठंड में सभी लोग अपने घर में सो रहे होते, आप उठ करके आए हैं, इसका मतलब है आपके भीतर वो कहीं ना कहीं संस्कार साहित्य के मौजूद हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां आप सभी के लिए। इसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमारे साथ सीनियर IAS ऑफिसर्स भी हैं, तो ताली पे आज तक किसी भी सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। नो GST एंड नो SGST, CGST जो भी है। तो बहुत बहुत स्वागत एक बार आप सभी का इस कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, एंड वी आर ऑल गोइंग टू बी द पिलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। बिलीव मी, दिस इज अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। अब मैं गाना गुनगुनाऊंगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। बोलना नहीं है, बोल करके बाकी लोगों को हिंट नहीं देना है, ठीक है? रेडी? कुछ लोग कह रहे हैं हाथ खड़े करेंगे नहीं, हम तो जेब में रखेंगे, कैसे निकाल देंगे? ठीक है,
कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, अभी भी नहीं आया, ठीक है। उनको समझाने के लिए हम लोग साथ में मिलकर जिनको आगे गाते हैं, 1 2 3 गो। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो आप हैं। ये गीत लिखा है आदरणीय समीर अंजान साहब ने। और क्या लिखा है, और लिखा है, फिर गुनगुनाऊंगा ताकि जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके। कर रहे थे हम लोग, करते हैं नहीं, अब तो इंतजार पूरा हो गया, अब पधार गए, मंच पर मौजूद हैं। एक और गीत, इसको हम बहुत नीरस नहीं बनाएंगे क्योंकि साहित्य और संगीत का कार्य तो सरस होता है, और जिनमें रस नहीं है तो कितनी भी बड़ी नदी हो, पानी नहीं होता है तो खाली स्ट्रक्चर होता है। तीसरा, उसके बाद में मैं उनका इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो गीत हम रोज़ गुनगुनाते हैं वो इनके जहन से पनपे हैं और बाहर आए हैं। कहाँ से लाते हैं ये, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ रवि जी मौजूद हैं, वो बाद में ज़्यादा बात करेंगे उसके बारे में। तीसरा गीत, दीदार अधूरा, अभी अधूरा नहीं है, घूंघट सी आड़ से बाहर निकल आए हैं, मुंबई से अहमदाबाद पहुंच गए हैं और हमारे बीच में मौजूद है। हम सभी लोग जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर समीर अंजान साहब। इन्होंने, समीर अंजान साहब ने, कोई आदमी एक गाना लिखता है तो दुनिया भर में घूम घूम कर बताता है मेरा गाना देखा तुमने, मेरा गाना सुना। इस इंसान ने, मेरे पास कल शाम तक का एग्जैक्ट डाटा पहुंच चुका है, 692 मूवीज़, 692 फिल्मों में गीत लिखे, 64 एल्बम में गीत लिखे और 3974 गाने लिखे। ये कम नहीं है भाई, 3974 गीत जो कि नए और सभी एक से बढ़कर के एक। एक बार जाकर के गूगल पर सिर्फ लिख दीजिएगा समीर अंजान, तो आप जान जाएंगे, आप अनजान नहीं रहेंगे। तो अंजान जी इनके पिताजी का नाम है और ये रिनाउंड राइटर हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं, लगभग 1980 से ये कार्य कर रहे हैं। 1983 में बेखबर फिल्म में इन्होंने अपना कैरियर जो है स्टार्ट किया और दिल और आशिकी जैसी फिल्मों से इनको काम शोहरत नसीब हुई। और नज़र के सामने जिगर के पास जो मैंने पहला गाना आपको सुनाया, उसके साथ ही इनको फिल्म फेयर पहला अवार्ड मिला था और उसके बाद तो अवार्ड्स की झड़ी लग गई थी। और 90s के फिल्म के बेटा, साजन, राजा बाबू, कूली नंबर 1, अंजान और मेरी फेवरेट देवदास, फिजा, धड़कन। और धड़कन फिल्म के जो जितने भी गीत हैं मैं आपको बता दूं, उसके हर गीत में धड़कन मौजूद है। तुम दिल की धड़कन में, दिल ने ये कहा धड़कनों से पूछो, ठीक है, और धड़कन वो तो है ही। तो सारे शब्दों में एक शब्द से पूरी फिल्म के सारा संगीत फूट रहा है और संगीत के साथ जो जान डालते हैं वो अल्फाज होते हैं। आजकल हम बीट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हम ढिचुक ढिचुक में लगे रहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा खुल करके देखें तो बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग्स कई बार हमारे अंदर जान भर देते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कई बार बहुत निराश होते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि समीर अंजान जी वहाँ जा रहे हो, तो यार मैं तो उनका ये गाना रोज़ सुनता हूँ, एक बार उनसे कह देना कि उनका ये गाना सुनने के बाद मेरा मूड जो है स्विच ऑन हो जाता है। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से बजा दीजिए। और मैं दिन भर बोल सकता हूँ, आप लोग दिन भर सुन सकते हैं क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं और आप बोले सुने क्यों, सीधा उन्हीं को बुलाता हूँ, उन्हीं से सुनते हैं। स्वागत है सर आपका, प्लीज़। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अहमदाबाद लिटरेरी फेस्टिवल में आप तमाम लोगों का स्वागत है। अभी मेरे छोटे भाई ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा अब आप मुझे जानने लगे हैं, तो मेरे अपने बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए यहाँ बुलाया, मुझे इज्जत दी। और लिटरेरी फेस्टिवल में आने का एक ख़ास मकसद रहा मेरा। एक बड़ी आम धारणा लोगों की है, लोगों का ऐसा कहना है कि लिटरेचर से फिल्म का कोई रिश्ता नहीं होता। ये सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साहित्य साहित्य होता है, वो चाहे फिल्म में हो कि आप किताबों में हो, कहीं भी हो। आप साहित्य को उसके किसी भी माध्यम से जुदा नहीं कर सकते। और इस पे बड़ी लंबी बहस चल रही है और
बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुशायरों में कभी सम्मेलनों में ऐसे मौके आए हैं जबकि हम लोगों को बताया गया कि भाई आपका इस मंच से कोई वास्ता नहीं है। मैं आपको बताऊं, पिछले साल नितिन गडकरी साहब ने मुझे महाराष्ट्र साहित्य अकेडमी में हिंदी दिवस पर सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन पहले पूरी दुनिया घूम के आया हूँ और समीर जी मैं ख़ास तौर से आज आपको सम्मानित इसलिए करने आया हूँ कि हिंदी के प्रचार प्रसार में जो सबसे बड़ा हाथ है वो फिल्म और टेलीविज़न का है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कंट्रीज़ में गया हूँ जहाँ लोग एक शब्द हिंदी का नहीं बोल पाते मगर पूरे हिंदी के गाने गाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस माध्यम ने हिंदी के प्रचार प्रसार की शुरुआत जो की है वो आपके मीडियम से किया है उसने। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है मुझे। और हम लोगों जैसे लोगों को जब लिटरेरी फेस्टिवल में बुलाया जाता है तो मैं उन तमाम लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो भी कहीं महसूस करते हैं कि फिल्मों को या फिल्मी गीतों को आप लिटरेचर से अलग नहीं कर। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया की कोई भी विधा तभी सफल है जब वो जन जन तक पहुँचे। वो लिटरेचर किसी काम का नहीं जो लोगों तक पहुँचे नहीं, जो लोगों के जनमानस को जागृत नहीं करे। ऐसे साहित्य का क्या मतलब जो केवल किताबों में रह जाए या जो कहीं ग्रंथों में पढ़ा रह जाए और लोग उसको जाने नहीं। आज महाभारत रामायण की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह है कि वो घर घर पहुंचा है। तो साहित्य को घर घर पहुंचाने का काम जो है मेरे ख्याल से फिल्मों ने उसको बखूबी निभाया है। पिछले साल मेरे ख्याल से 2014 में जब मोदी साहब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो एक कल्चरल कोर कमेटी बनाई गई थी जिसमें हिंदुस्तान के 22 लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया और मैं था उसमें, हरिप्रसाद चौरसिया थे, बाला सुब्रमण्यम जी थे। हम तमाम लोग दिल्ली गए और एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग हुई। तो उसमें महेश शर्मा जी कल्चरल मिनिस्टर थे उस ज़माने में। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर से हमसे एक बात कही है कि आप उन लोगों को बुलाएं क्योंकि जिस मुल्क का साहित्य, कला और संगीत ख़त्म हो जाए, समझ लो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। तो उसको जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर ये काम जो है लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप लोग जो कोशिश करना है करें। और उसी फेस्टिवल में महेश शर्मा जी ने एक बात कही कि भाई देखो, हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं हम उसमें फिल्म के लोगों को नहीं इन्वॉल्व करते हैं। मैं, अनुपम खेर, बाला सुब्रमण्यम, तमाम लोग वहाँ बैठे हुए थे। बड़ी शर्मिंदगी हुई कि भाई हमको फिर इस कोर कमेटी में रखा क्यों गया, हम तो फिल्म से कनेक्ट करते हैं। और जब मुझे बोलने के लिए कहा गया, और उन्होंने एक और बात कही कि मगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते। और मोदी जी का यही कहना है कि भाई आप जो बात करते हैं वो लोगों तक पहुंचे तो सही। आप अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं, 25-50 लोग, 100 लोग, 500 लोग आ जाते हैं, मगर ये बात अभी तक लोगों तक पहुंची नहीं है। तो मैंने कहा कि महेश जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो सबसे बड़ा मीडियम है जन जन पहुँचने का, उसको आप शेड्यूल कास्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये मुद्दा लोगों तक पहुँचेगा कैसे? फिर उसके बाद वो आए और उन्होंने कहा कि नहीं समीर जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और मैं आपको एक जिम्मा देता हूँ कि आप फिल्म के 50 साल, 60 साल, 70 साल का जो इतिहास रहा है उसके जो बेहतरीन गाने हैं उनकी एक झांकी तैयार करें। और मैं एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहता हूं, कल्चरल कार्यक्रम, जिसमें हिंदुस्तान के जितने टॉप मोस्ट सिंगर हैं और राइटर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनको बुलाएंगे और लोगों तक ये बात आपके माध्यम से बताया जाएगा कि भाई हमारी जो कोशिश है कल्चरल डिपार्टमेंट की वो क्या क्या है और हम क्या करना चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या है। मगर मुश्किल क्या होता है कि गवर्नमेंट की बात जो वहीं शुरू होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। उस मीटिंग के बाद आज तक दूसरी मीटिंग ही नहीं हुई।
तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि केवल बात आप अपने दायरे में मत करें। बात ये है कि आज इस लिटरेरी फेस्टिवल में हम तमाम लोगों को अलग अलग जगहों से बुलाने की वजह यही है कि हर तरह के लोग यहाँ आएँ, लोग उनकी बात सुने और समझें। अगर मैं आज इस फेस्टिवल में नहीं आया होता तो आप तक मेरी बात पहुँच ही नहीं पाती। तो ऐसी कोशिशें होती रहनी चाहिए और यही कोशिश जो है आज नहीं तो कल हम जिस मंजिल की तलाश में हैं वहाँ हमको लेके जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Sameer sir. Thank you for sparing your valuable time to be with us today at the 7th edition of AILF. Now I take this opportunity to introduce and invite Padma Shri Kartikeya Sarabhai ji. Padma Shri Kartikeya Sarabhai ji is one of the world's leading environmental educators and a dedicated community builder. He was awarded the Padma Shri, India's 4th highest civilian award in 2012. Kartikeya Sarabhai was born in Sarabhai family of Ahmedabad and is a grandson of industrialist Ambalal Sarabhai. His father, Dr. Vikram Sarabhai, is widely regarded as the father of India's space program. Kartikeya Sarabhai ji was educated at Cambridge, UK, where he acquired a tripos in natural sciences, and he then went on to do his postgraduate work in development communication at MIT in the USA. Sarabhai is the founder and director of Center for Environment Education, headquartered in Ahmedabad, where we are here today, and has offices across India. Kartikeya Sarabhai ji is the editor-in-chief of Journal on Education for Sustainable Development. He has recently written a book, Observing Nature in an Urban Forest. It is indeed an honor to have Padma Shri Kartikeya Sarabhai with us today. Sir, I welcome you. Thank you very much. It is an honor to be here, and Sameer ji, to know so many of your songs without knowing who is really behind it. And I will feel proud to be here. She just mentioned that I'd done work at MIT, and one of the papers which I was writing there was on, at that time, what we call integration of India, language which was developing. And at that time, I remember that paper wrote that the real new language which connects people is developing in Bombay rather than in Delhi. And the Hindi film industry is the one which really integrates all aspects of India. It's a new language, might not be so pure, might not be so this thing, but it is a language developed by the people. और वहाँ जो आपने बताया कि जो role इंडस्ट्री ने दिया है फिल्म, और आप ठीक तरह से बता रहे हैं कि जो एक साथ प्रेजुडिस है कि कोई फिल्मी है इसलिए वो क्लासिकल के कल्चरल में नहीं आती है, which is very wrong, and I think we need to really bridge this. The minute this topic came up of humans, nature, and the future for this literature, I was sure Mr. Nnada was behind this. Because for a long time, we have worked in many capacities together, and I always respect how he, one way or another, brings nature back into the main topic of discussion, because indeed, it governs everything. Just like music and literature deals with everything, so does nature. We are here, and what was mentioned, this could be not a better venue to have this function. When we came here, there was no tree on the campus. People were asking, why do you want to go so far away from Ahmedabad? Can't you find a place nearer? This was in the 70s. My father planted the first trees in 71. And then my mother and the forest department, and they continued, and then we went out. Today we have something like 120 different species of trees on this campus, and it just shows how you can bring back nature the way you should and the way you want to do it. I was asking my granddaughter, Anvita, who is 13 and loves to write.
So I said, I'm going to this literary festival, and this is the topic. So what should I say? Always in her fascination. So she started with that. She said, yes, time machine would be the very obvious thing, but I think that is not the appropriate one here. Then she says, maybe we should get someone from the future to come today to tell us what it was like, rather than us going there. Then she cancelled that also. She said, I think people need to realize that future is not one place which it will always be. Future is what we will make out of it today. And therefore, there is no such thing as a future. आज हम क्या सोच रहे हैं, क्या करना है future में, और कैसा future बनाना है. So I think it's a very different concept. So she also understood. कैसा नहीं है, we are just going to something which is there. It is this, and for these topics of humans, nature, and the future, this is very critical. Very critical for us to realize that there are scenarios for the future. There are scenarios which said some years ago that if we let global temperature go up by 1 degree, you will have conditions like this. Where would we have ever thought that we would learn about floods and fires and drought in Europe? You know, these are things which you heard about in developing countries, but you have heard about these things. You have consequences happening today which are frightening, and yet we are not learning. So how do we come out of that? She also pointed out, she said that how do we mix bringing in science and bringing in emotion and literature? Because she said that it touches different chords. While it is important to know the science, it is equally important to understand the emotion that we get when we go into a forest. What is it that we feel? Just now, you must all know that the Sabarmati Ashram is being considered for a wider area. And the Prime Minister has taken an initiative of bringing them. I'm one of the trustees of the ashram. And we are asked to tell people, what should it be here? And we were talking to people, and we realized that it is nothing to do with the physical infrastructure, as he said. People come to the ashram and go back by feeling कि यहाँ कुछ spiritual लग रहा है, यहाँ कुछ गांधी जी की presence we are feeling. It is not just something, it's not a question that we want a new exhibition here, or ये तो ठीक है, वो तो कहाँ भी कर सकते हैं. लेकिन इस साबरमती में, इस मिट्टी में, और इस हवा में कुछ है ऐसा कि which cannot be described in a scientific way. You cannot say what is it that you got there which you couldn't get somewhere else, because there was nothing. But at the same time, there is something. My mother, who's this hall we had named after her, during the Silent Valley project, you remember there was the Silent Valley in Kerala, which was going to come under a hydroelectric dam. Indira Gandhi was the Prime Minister at that time, and there was a protest all over. Kerala Shastra Sahitya Parishad were protesting, others. And Dr. M.S. Swaminathan asked my mother to put up a dance drama. And she did a dance, and it was done at an international conference and in several places. And several people came and said that, look, compared to all the research papers which I read, that one dance somehow touched us कि भी ये गलत बात है. And that is the power of literature, the power of poetry, the power of art, which of course has to be balanced with the science to have that effect. But that is what this Ahmedabad International Literature Festival brings together in this topic. So I wish you all the best, and I think it's wonderful, Mr. Umashanker ji and your team who have taken this initiative. Thank you very much. खूब खूब आभार कार्तिकेय साराभाई साहब. ये जो पद्म श्री जो शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है. पद्म मतलब कमल, श्री मतलब लक्ष्मी. पद्म मतलब वो जो कमल जो है सामान्य जल के बीच में खड़ा रह करके निर्लिप्त रहता है. आजकल अंग्रेजी में एक कहावत चलती है, स्टे कनेक्टेड बट नॉट अफेक्टेड.
If you have to function very well, then you have not to be affected by everything. Otherwise, people will just pinch you and you will just start jumping and like that. तो पद्मश्री जैसा सम्मान मिला है, हमारे बीच में ऐसे महानुभाव मौजूद हैं. बहुत बहुत आभार साहब, आपने अपने अनुभव साझा किए. जोरदार तालियों के गड़गड़ के साथ धन्यवाद कीजिए. और कल का दिन किसने देखा है? कल का दिन किसने देखा है? तो आज का दिन हम खोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? गाए जाओ संगीत, पढ़े जाओ पुस्तकें, साहित्य के खत में डूबो और ठंडी आहें भरना क्यों? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्यों? ये पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिसने अपने जीवन के पूरे दौर में कोई भी क्षेत्र छोड़ा ही नहीं. कौन कौन से क्षेत्र हैं मैं पढ़ देता हूं. फाइनेंस पे काम किया, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में काम किया, हेल्थ पे काम किया, टूरिज्म में काम किया, सिविल सप्लाई पे काम किया, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट पे काम किया, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे काम किया. उसके बाद पीएमओ से एक्सीलेंट वर्क करने के लिए 2002 के राइट्स में उन्हें हेल्थ सेक्टर पे स्पेशल अवार्ड मिला. कई सारे अन्य अवार्ड तो मिलते ही गए. ट्राइबल डेवलपमेंट पे काम किया, गर्ल चाइल्ड पे काम किया, एनवायरनमेंट पे काम किया, HM रेडियो में काम किया, आर्ट एंड कल्चर को प्रोपोगेशन में काम किया. आप सोच रहे होंगे ये देवदूत है कौन? हमारे बीच में मौजूद है. हम सभी लोग गौरवशाली हैं. और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया उमाशंकर जी यादव के अंदर. जब छोटा सा बच्चे रूपी ये विचार पनप रहा था कि यार ये कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, तो उन्होंने अंगुली पकड़ करके मेंटर के तौर पर काम किया. और वो व्यक्ति है SK नंदा साहब, जो कि एक सीनियर रिटायर्ड IAS ऑफिसर रहे हैं, प्रशासन में काम किए हैं. नॉर्मली प्रशासन में जाने के बाद लोग बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, स्टील फर्मवर्क के अंदर जाकर के लोग रिजिड हो जाते हैं. पर मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो वहाँ पर जाकर के अपनी संजा दिली से, जिंदा दिली से, संजीदगी से उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ही जीवित कर देते हैं. ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व SK नंदा साहब को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा. जोरदार तालियों से. कंजूसी ये मैं चालती नहीं भाई, बता शू करो यार. अगर मैं आकर के ये बोल सकता हूँ इतने महान व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद है, तो आप लोग सम्मान तो कर ही सकते हैं, और हमारे सम्मान करने का अवसर है ये. थैंक यू सर. We should have such people like this to see that India is promoted abroad. In fact, this is an occasion which should bring delight to all of us on the 7th edition, particularly because of the topical interest, which is now gained popularity everywhere in the whole world. Nature is not only nature of wildfire, temperature, warming. Nature is also war. The kind of destruction that is going on, hunger that is going on, the kind of what we call in Hindi sukha, that is the scarcity which is looming in some parts of Africa. The rivers are in spate, the winds are in motion, the warming is absolutely becoming very, very bad in Greece and other places. Now these are all part of our creations. Nature is a part of, as you know, 5 ethereal elements: water, sky, fire, wind, and earth. And the human beings are now showing the elements of avarice, anger, greed, utility, misuse. Now we have forgotten the concept of sustainability. We have only remembered the principles of utility and futility, but not sustainability. We have to learn by the fact that how nature has been helping us. We say that the heaven is under your feet, but also heaven is above your head. The nature is very uncertain, yes, but nature is also very, very friendly. It is not cruel as you always think of. So my own analysis is this, that we must understand in this literature festival all the literature that is discovering the nature from time to time, from decade to decade, and where we have gone wrong. I can give you an example. The Old Man and the Sea, oldest novel, where he acknowledged the fact that his entire livelihood is based on the accrual of resources which he has got from the sea and the island. There are writers who have written only on islands. There are writers who have written on Antarctica.
the Arctic stories. I have myself gone to Patagonia coast on the Argentina till south most corner. The kind of nature and the kind of cruelty being done by the British firms in what you call drilling the oil on those things, and lots of fishes getting out, and there's a lot of fish deaths there. Those are not coming out. As someone said, I think Sameer ji said, in fact the film should become more independent, liberated from any kind of commands. We should come out with things which are happening, which ought to happen. We must come out with things which should be done from tomorrow. Because if film is a model, is a mode of communication, of influencing the people at home, or the idiot minds of the people at home who are not influenced by any channel excepting the television, we must tell something by which they are ignited to do some things which should help the nature, the society, the nation, and that is what exactly we all want. When I was in service, let me tell you, I have been no changes in me. In service, I used to do the same thing which I do now, and I have been able to get through. My point is that if your intention is honest, if your purpose is resolute, and your actions are not at all smeared with any kind of personal interests, I don't think we can be able, we can hardly be unsuccessful. At least I have taken this lesson from my life, from a student leader in my college days to retirement after my home secretaryship with Mr. Modi here also. We have taken decisions which ought to benefit society. But if we start taking decisions which ought to benefit a few people, then God help those people. The nature, when it comes to natural environmental analysis of a project, we cannot just go on giving permissions to projects which are going to give you more harm. There must be firm opinion on the fact that no, we should not go for it. See, what is the reason why today in India is in problems? Because the green canopy on the forests, on the hills, on the mountains, they have become very fragile. As a result, what is happening when rains are taking place, the soil is becoming fragile, and that soil which takes millions of years to build up, that is getting crushed and washed, and it is increasing the river flow, and it is increasing also the mud level, and it is also creating disturbance at the mouth of the river and the sea, what's called the bay. Such kinds of things are happening, you know why? Because of non-performance of whom? Non-performance of people, of the forest and other people, or the NGOs, who should go for a very massive program of replantation, green canopy on the denuded forests, that will hold the soils tightly and it will not allow. See what is happening in Uttarakhand. You see the soil coming out of the mountains and falling inside the streets, and people are all in problems. These kinds of things should be not only discussed here, but I think we have to come up with some kind of a conclusion by which our writings should influence all these events in the past to stop the shadows of death and shadows of foredoom in the future, and how we will be able to have a synchronization and balancing of the nature and the human elements, and how we can be able to set sail so that our entire balance of the human and the natural laws and the laws of human beings do not at all are in conflict, but they are in tandem. So I think that should be I would say that this should be the main mission of this entire 2 days thing, and we should come out with certain things which are concrete. Thank you. Thank you very much, sir. We are honored by your presence. वेदों में लिखा है मनुर्भव,
मनुष्य बनो। तो कैसे बने मनुष्य भैया? फिर जवाब दिया, मत्वा कर्माणि व सीव्यति। जो मति का प्रयोग करके सोचता है वही मनुष्य है, जो मति का प्रयोग नहीं करता है, सोचता ही नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। आपके इंट्रोडक्शन में 3 शब्द लिखे हुए हैं, राइटर हैं, लिखते हैं, थिंकर है, सोचते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमनिस्ट है, मतलब इंसान है। आज के समय में इंसान माइनॉरिटी में पहुंच गए, ऐसा हो रहा है। इसीलिए इसका जहाँ से आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है वहाँ से प्रोग्राम की थीम शुरू होती है, ह्यूमंस, नेचर एंड फ्यूचर। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स। नाउ जिस इंसान को मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूँ, आई वुड इंट्रोड्यूस हर इन इंग्लिश सो दैट शी अंडरस्टैंड्स वेल एज वेल। यू अंडरस्टैंड थोड़ा थोड़ा हिंदी, राइट? Not much. Okay. So she is Kathryn from Australia. I was just talking to her in the morning. She teaches in Pune in a university, topics like gender and sensitivity, and she has written many books, and she keeps on going and coming to India. She loves India like anything, and she tours India. And apart from that, the official, her full name is Kathryn Hummel, and she writes poems, and a widely traveled performance poet and artist in residence. Her writing across genres have been published, performed and translated and anthologized worldwide. Recipient of the NEC Mangin Essay Writing Competition Prize, the Melbourne Lord Mayor's and Dorothy Porter Award, and Copyright Agency Limited's Best Poetry Prize. Her work has also been nominated for the Pushcart Prize, and many other prizes are given to her. And we are so privileged that the entire dice is now representing Ahmedabad, Umashanker ji, international, Kathryn ji, literature, we have the people who are writing, and most beautiful thing which I like about Sameer Anjaan ji, who said that literature is like hand holding, who is taking, cinema is hand holding the literature coming forward. वो जो हम बचपन से सुनते हैं महाभारत, वो महाभारत लोगों ने सुना ही नहीं, पहली बार कई लोग ऐसे जिन्होंने सिर्फ वहाँ सुना था, और वो सिनेमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो आप सभी लोगों ने हमें एनलाइटन किया, उसके लिए थैंक यू। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मैम, प्लीज़, वी ऑल वुड बी ऑब्लाइज्ड इफ योर प्रेजेंस इज देयर, यू कैन शेयर सम वर्ड्स। थैंक यू। Thank you very much. Good morning, and thank you, sirs, for your very illuminating and interesting words. I'm very honored to be on the panel with you. I've been told to make a very short speech, which is fine with me. I'm not very good at improvising. But of course, coming to... Okay, yes. Is this on? Coming to this festival and knowing, of course, the theme of the festival involving nature, I immediately began to read as a researcher and a writer. That's where I start, reading about particularly Australian literature and eco-poetry and eco-poetics. But leaving all that very deep theory aside, I suppose what I was thinking most of all was regeneration, particularly since this is the first reconvening of the festival after 2 years. And I was thinking, of course, as we do, of multiple stories at the same time. One story, of course, is that I'm from Australia, where a lot of the First Nations people practice the practice of burning off parts of the Australian bushland or forest in order to encourage regeneration of growth in our bushlands. And I know that this is a practice that a lot of Adivasi people in India practice as well, traditional practices that have to do with people connected to the land and knowing the land so much, this idea of regeneration. The other story, which is incredibly far removed, is the story of a young man I met in Pune a week ago who was in a hotel room, very isolated. I went to visit him to talk about some work, and he was telling me a lot of his own stories, as people tend to do. And what I found from him is that he had gone to Singapore to study film and film writing and so on. He'd been marked to actually go to MIT for some kind of script writing scholarship, and he didn't get it for various reasons. But his main story was, I could have been somebody. Immediately reminded me of Marlon Brando in On the Waterfront. I could have been somebody. I could have been a contender.
And I said, okay, what do you publish now? He goes, well, nothing. And I said, do you write for yourself? Yes, I write for myself. And this idea of a disconnect between knowing that you have the potential, or thinking that, yes, my potential as a writer, as a genius, as someone who could have really been someone, has been cut off at the roots, so to speak. And this connected to nature as well, the process that writers go through, their journey that has to start, of course, in the earth, in the mind, these kernels of ideas that, of course, sprout with practice, with persistence, not just saying, okay, I want to start from the earth and then go all the way up and bloom beautifully and become rich and famous and lauded as someone who is important. This idea of generation and regeneration, not only of nature, but also of ideas, concepts, thoughts, feelings that we have as creative practitioners and as writers, which I think is kind of, again, in my own mind, intertwined, and which is why I'm standing here speaking to you all today. I'd like to say thank you very much for having me here, for inviting me, and I look forward to hearing more ideas on these themes and interacting with you all. Thank you. Hello. Thank you. We should thank you more that your gracious presence has enlightened this entire stage, and it's on our honor, ma'am. Thank you very much. Now, I would just say one very simple thing. Many people are asking me, who are you? अपने बारे में थोड़ा बताया नहीं है, so let me introduce myself. Because before these dignitaries, it would be inhuman to introduce myself. My name is Krishna Shakti. I belong to बीकानेर, राजस्थान, और उमाशंकर जी का प्यार है कि मैं राजस्थान की मिट्टी से खींच करके यहाँ पर अहमदाबाद की बरसात में चला आया. और आई हैव स्टडीड BA ऑनर्स इन जर्मन लैंग्वेज, MA इन जर्मन फ्रॉम JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. उसके बाद सिविल सर्विसेज का मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ. आई हैव फेस्ड इंटरव्यू 1 and 3 times मेंस आई हैव रिटन. अहमदाबाद में केंद्रीय विद्यालय में जर्मन एम्बेसी के थ्रू 1 साल जर्मन पढ़ाया. फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, और उसके बाद में मास्टर्स किया वहाँ से. लेकिन ये सारी शिक्षा जो है वो 1% रही है. 99% शिक्षा तब आई जब ज़िंदगी ने सिखाया. 1.5 साल से 2 साल से पूरा भारत बिना पैसे के भ्रमण कर रहा हूँ, और ऐसी महानुभूतियों से मिलता हूँ तो कई बार लगता है कि कहीं मैं बड़ा तो नहीं हो गया. फिर छोटी सी पहाड़ी के जैसे ही पार जाते हैं तो हिमालय सामने खड़ा होता है, तो सह्याद्री नहीं कह सकती तुम बहुत बड़ी हो. तो मैं हमेशा अपने आप को छोटा ही पाता हूँ. And thank you very much for enlightening us. And now, the next event is, अभी सब ये मेहमान हमारे बीच में पधारे हैं तो यादगार, क्योंकि फूल जो हैं उसकी औकात एक सीन से ज़्यादा नहीं होती है. वो महक बिखेरता है और चला जाता है. हमारे जीवन भी तो ऐसा ही है. एक दिन की वैलिडिटी, पूरी कायनात की लंबी टाइमलाइन में मिलियंस ऑफ ईयर्स में 100 साल तो कितने होते हैं? आजकल तो 50-60 में सिमट जाते हैं, लेकिन फिर भी 100 साल एक दिन जैसा ही है. फूल अभी के लिए, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि उमाशंकर जी और बाकी सभी साथी लोग फैसिलिटेट करें हमारे जो पधारे हुए मेहमान हैं. लिस्ट मुझे दे दीजिए. मैं चाहूँगा कि समीर अंजान जी को उमाशंकर जी, कैथरीन जी को उमाशंकर जी करें. मैं चाहूँगा कि श्रद्धा जी भी पधारें. श्रद्धा जी कहाँ हैं? श्रद्धा जी बहुत पीछे से, बिहाइंड द सीन्स. BTS संभालने में बहुत मेहनत लगती है भाई, लेकिन आज मंच पर इनको मुखौटा बनाएंगे. श्रद्धा जी, मैं चाहूँगा कि न्नदा साहब का आप मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में मौजूद है हीरालाल जी. हीरालाल जी कहाँ हैं? पधारे. हीरालाल जी एक IAS ऑफिसर हैं और नेशनल हेल्थ मिशन, रूरल मिशन जो है उसके बारे में उन्होंने बहुत काम किया है, और उनके पूरे उसका जो स्कीम है उसको पूरा इंडिया में रेप्लिकेट किया जा रहा है. मेंटर है, एडवाइज़र है. हाँ, मैं चाहूँगा कि उमाशंकर जी का आधा हिस्सा, जहाँ अर्धनारीश्वर की कल्पना है, उमलेश यादव जी, श्रीमती उमाशंकर जी, मैं चाहूँगा कि वो मंच पर पधारें और सम्मानित करें हमारे साराभाई साहब को.
तो मंच पर सम्मानित करेंगे। हाँ जी, उमाशंकर जी भी साथ में हाथ मिला लें तो पूरा हो जाएगा, आधा आधा है। और अब मैं उमाशंकर जी से और भाभी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समीर अंजान साहब जी को देख करके सम्मानित करें। अभी मैं चाहूँगा कि समीर अंजान जी को एक बार फैसिलिटेट करने के लिए आज के एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान पवन सोलंकी जी, जो गिनीज बुक ऑफ इंडिया वाला जो वर्जन चल रहा है उसके संस्थापक हैं। सेशन के बाद दोबारा करेंगे, ओके जी। एक बार सभी खड़े हो जाएं और सभी का बहुत बहुत आभार। इतनी खूबसूरती से आप सभी ने हम सबको सुना, इतनी खूबसूरती से यहाँ पे विद्वान जनों ने कहा, और हमारा सबका सौभाग्य है कि आज इतनी खूबसूरती से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ध्यान देने लायक बात यह है कि जब तक बात चली अक्सर दीपक बुझ जाया करते हैं, पर ज्ञान की इस रोशनी में 5 दीपकों में से एक भी दीपक नहीं बुझा है। इसका मतलब है ये रोशनी लंबी चलेगी और इस पूरे सेशन को बहुत ड्राई नहीं रखेंगे हम लोग, बहुत नीरस नहीं रखेंगे, खाली बातें नहीं करेंगे। कल उदयपुर में मैं था, राजस्थान कबीर यात्रा अटेंड कर रहा था, तो वहाँ पर 2 पंक्तियाँ, खूब खूब आभार साहब आप सभी का मंच पर पधारे। भाई थोड़ी ये कुर्सियाँ वुर्सियाँ देख लो वॉलंटियर्स, पार्थ देखो कुर्सियाँ वुर्सियाँ, इसको चेस्ट खाली हाँ कर देते। हाँ दीपों पे ध्यान जाना ही था, मैं एक्चुअली दीपक मेरे फेवरेट हैं। 1 मिनट। तो उदयपुर में जब वहाँ था तो मैंने देखा कि कुदरत के अंदर इतनी सुंदर है, वहाँ एक छोटी सी तितली जो है रस पी रही थी फूल का, तो उसे देख करके 2 पंक्तियाँ मैंने भी लिखी। लिखने की गुस्ताखी की, हमारे खान साहब बैठे हुए हैं, उनके पीए, वो भी लिखते हैं 40 साल से, उन्होंने मुझे सारा डाटा दिया, बड़े प्यारे इंसान हैं। तो 2 पंक्तियाँ मैंने लिखी है खान साहब, वो ये है कि कुदरत के कण कण का रस डूब डूब कर पीता हूँ, कुदरत के कण कण का रस में डूब डूब कर पीता हूँ, ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बस महसूसता हूँ इसलिए जीता हूँ। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम की खुशबू को महसूसें, अपने अंदर उतारें और जिएं। अभी अगला जो कार्यक्रम है उसके लिए मैं बुलाने से पहले मेरी साथी आदरणीय ममता जी को स्टेज देता हूँ। Thank you, sir. With this, we come to the end of the inauguration ceremony of the 7th edition of Ahmedabad International Literature Festival, an initiative for Icon Education Foundation. Throughout the next 2 days, we will immerse ourselves in the deliberations on humans, nature, and the future with amazing panelists and exemplary interactions. We request audience members to kindly partake in each and every session and make the most of this cultural confluence being witnessed in Ahmedabad. We once again thank our sponsors, Gujarat Tourism, Silver Partners GMDC, and Center for Environment Education as our venue partner for their relentless support in the organization of this 2-day 7th edition of Ahmedabad International Literature Festival. Thank you all, and please be seated for the next session. Yeah. और थैंक यू, इन सबका थैंक यू तो है ही है जो मंच पर बैठे थे, जिन्होंने मंच पर इस मंच को बनने में सुशोभित किया। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का भी। इतनी प्यारी ऑडियंस कहाँ मिला करती है। आप इतने प्यार से बैठे रहे, इतने प्यार से सुनते रहे और मुस्कुराते रहे, और जब मैंने दीपकों की बात की तो सबने दीपकों को देखा भी और उससे रोशनी आपके भीतर उतरी। तो आप सभी प्रज्वलित दीपकों को मेरी ओर से हृदय का खूब खूब आभार और अभिनंदन। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। पढ़ाई की है तो मैं उसको डांकशोन, थैंक यू वेरी मच। तो आप ये वर्ड बोल सकते हैं, डांकशोन मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।